हेलो एवरीवन। यदि आप सीटेट पेपर 2 साइंस का विद्यार्थी हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आप अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर अब जैसे लगातार आपका क्लास लगातार सब दिन आपका होते रहता है। तो इस चैनल से जुड़कर अपना सीटेट पेपर 2 साइंस और मैथ का तैयारी कर सकते हैं। आज ये क्लास तीसरा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने 2 क्लास ले लिए हैं और आज तीसरा क्लास हो रहा है बायो का सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने इसको स्टडी किया तो पाया कि इसमें सूक्ष्म जीव के साथ साथ जो है इसमें एनिमल किंगडम को भी शामिल किया हुआ है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल किंगडम को इकट्ठा करके उसको मर्ज करके जो है सो इससे सीटेट पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए आज इस क्लास को हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज आपका तीसरा क्लास है, बायो का है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने इसको हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। और आपको एक चीज़ बता दें कि इस क्लास में सबसे पहले हम एनसीईआरटी को देखेंगे, जो क्लास 6, 7 और 8 का जो है सो एनसीईआरटी साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से मुलाकात कराएंगे और एनसीईआरटी में जितने सारे पॉइंट्स दिया है उस सारे पॉइंट्स को इसमें हम इकट्ठा करके अपना हैंड रिटन नोट्स बना लिए हैं। अब सबसे पहले एनसीईआरटी आपको पढ़ के दिखाएंगे, उसमें पॉइंट्स आपको ढूंढ कर दिखाएंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इस नोट्स को देखेंगे और अंत में आपको क्वेश्चन आंसर का भी प्रैक्टिस करवाएंगे। यानी इस सेशन में हमने 20 से 24 प्रश्न लिए हैं और 24 प्रश्न को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना। और एक चीज़ आपको बता दो कि अगर आप इस क्लास का अगर आप फ्री में नोट्स लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक आप बने रहिएगा और एंड में बताएंगे कि आपको फ्री नोट्स कहाँ पर मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा न देरी करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एनसीईआरटी नोट्स को पहले आपको बताते हैं पढ़ के कि उसमें क्या क्या सब पॉइंट दिया है। तो ये आपका एनसीईआरटी क्लास 8 का जो है सो अध्याय 2 में लिखा हुआ है सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मित्र एवं शत्रु करके आपका एक चैप्टर है एनसीईआरटी का। तो इसमें मोटा मोटी बस वही सब दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। उसके बाद देखिएगा तो सूक्ष्म जीव को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। इसमें दिया हुआ है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक। अब देखिए इन सभी पॉइंट्स को हमने नोट्स के माध्यम से इकट्ठा कर लिए हैं। तो बस इसको सिर्फ आपको हम क्या कर रहे हैं तो आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से इसमें पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि विषाणु यानी वायरस भी क्या है तो एक सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या होता है अलग होते हुए केवल परपोषी ही गुणन करते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब जो वायरस जो होता है जो विषाणु होता है इसको भी इंक्लूड किए हैं नोट्स में। तो सबसे पहले चलिए नोट्स को भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो है सो फ्लू के बारे में भी दिया है तो उसको हम लिए हैं, विषाणु के बारे में दिया हुआ है, पोलियो दिया है, खसरा दिया है, यानी ये विषाणु वायरस A to Z हमने नोट्स में तैयार किए। जैसे यहाँ पर क्षय रोग, टीबी को बोलते हैं क्षय रोग। उसके बाद यहाँ पर देखिए अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी जीवाणु द्वारा होते हैं। ये सारा का सारा हमने नोट्स को तैयार कर लिए हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि एनसीईआरटी आपका जो पूछा जाता है बेस में तो उसमें आखिर दिया क्या सब है, उसमें नोट्स के माध्यम से आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए शैवाल है, प्रोटोजोआ है, अमीबा है, पैरामीशियम है। ठीक है ना। तो बस ये सारा पॉइंट्स को हमने इकट्ठा किए हैं। तो बिना किसी देरी के हम सीधा पॉइंट्स पर ही चलेंगे, आपको एक नज़र एक झलक आपको दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं और सूक्ष्म जीव और हम, यानी इसमें मोटा मोटी आपका क्या है तो हेडिंग दिया हुआ है। चलिए आपको और चीज़ दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिजैविक दिया हुआ, प्रतिजैविक को ही एंटीबायोटिक कहा जाता है। ठीक। तो बस आपको दिखा रहे हैं क्या क्या सब इसमें दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, आपको फ्री में नोट्स हम दे देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक का खोज जो है 1798 ईस्वी में चेचक के टीका का खोज किया था। तो इसमें ये भी दिया हुआ है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ संचरणीय, उसके बाद रोगवाहक दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या सब इसमें दिया है। बस इसका लिस्ट दिया तो हम भी इसका लिस्ट तैयार कर लिए। जैसे मानव रोग यहाँ पर है, तो मानव रोग में जैसे क्षय रोग होता है तो ये किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा, और हवा में ये रहता है। जैसे खसरा होता है तो वायरस के द्वारा होता है, ये भी वायु का संचरण होता है। तो इन सारा पॉइंट्स हमने निचोड़ करके अपने नोट्स में लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेहूं का रस्ट में क्या होता है, तो सूक्ष्म जीव होता है, और ये वायु एवं क्या होता है, बीज होता है। जैसे भिंडी की पीत जो होता है सूक्ष्म जीव वायरस होता है। कीट क्या यहाँ पर लिखा है कि सूक्ष्म जीव एवं पौधा में होने वाले कुछ सामान्य रोग, ठीक है ना। पौधा में क्या होता है, भिंडी में पीत जो होता है। बस यहाँ पे नींबू कैंकर हो गया, जीवाणु हो गया, वायु हो गया। तो इन सारा पॉइंट्स को हम आपको बताएंगे। सब कुछ इसमें नोट्स हम किए हैं। जैसे यहाँ पर जो है सो नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के, अब तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या सब आपके एनसीईआरटी में दिया है, ताकि आपको पता चल सके कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं क्या वो सही एनसीईआरटी बेस आप पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। इसी संतुष्टि के लिए आपको ये आपको थोड़ा 1-2 मिनट के लिए आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए, बस ये सब शैवाल हो गया, यहाँ पर शैवाल हो गया, प्रतिजैविक हो गया, प्रतिरक्षी हो गया, ये सब कुछ इस इंक्लूड किए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते सीधा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि हमने नोट्स को कैसे तैयार किए हैं। वीडियो में बने रहना। देखिए यहाँ पर हम सब कुछ A to Z यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तैयारी कैसे होगा या नहीं होगा। इस नोट्स में बहुत कुछ लिखे हैं, साथ में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी आपको कराएंगे। यहाँ पर देखिए प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम सबसे पहले जंतुओं का जो वर्गीकरण है, यानी प्लांट किंगडम को लिनियस ने क्या किया है, तो वर्गीकरण किया है। जीव जंतु को सबसे पहला जो संघ होता है वो फाइलम होता है। जीव जंतु का सबसे पहला संघ क्या होता है, तो फाइलम होता है। और संघ को क्या करते हैं, तो वर्ग में बांटते हैं। संघ को वर्ग में बांटते हैं और वर्ग को क्या करते हैं, पुनः 3 वर्ग में बांटा जाता है। समस्त जीव जंतुओं को 2 भाग में बांटते हैं, एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय, यूनिसेलर और मल्टी सेलर होता है। चलिए आपको बताते जाते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ तो जुड़ जाइए, आपको फ्री में नोट्स भी हम देते रहेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि एक कोशिकीय जीव का शरीर एकमात्र क्या होता है, एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, शरीर उसका एक कोशिका का ही बना होता है। इसके लिए मात्र क्या होता है, एक संघ, यानी एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, तो एक ही फाइलम होता है। फाइलम को ही यहाँ पर संघ कहा जाता है, ठीक है ना। और उसे प्रोटोजोआ फाइलम कहते हैं। यानी सीधा यहाँ से समझ लीजिए कि अगर एक कोशिका की बात कर रहा है, एक कोशिकीय जीव की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर है कि प्रोटोजोआ फाइलम की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, प्रोटोजोआ फाइलम की बात कर रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि बहुकोशिकीय जीवों के लिए अलग अलग फाइलम होते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर क्या है, बहुकोशिकीय, मतलब एक से अधिक कोशिका का मतलब फाइलम भी क्या होगा, 100 अधिक होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि संघ प्रोटोजोआ क्या होता है। प्रोटोजोआ क्या होता है, तो उसको चलिए एक एक करके निचोड़ते हैं कि प्रोटोजोआ क्या होता है, संघ प्रोटोजोआ क्या होता है। तो इस संघ में सभी जीवों का शरीर एकमात्र कोशिका का बना होता है, जिसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत हमने एक कोशिकीय जीव को देखा, और एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, तो एक ही सेलर होता है, जिसे यूनिसेलर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इनके शरीर में कोई उत्तक नहीं होता है। एक कोशिकीय जो जीव में होता है उसमें कोई टिश्यू उत्तक नहीं पाया जाता है।
और इसमें जनन तेजी से होता है और क्या होता है, ये मृतोपजीवी होते हैं। एक कोशिकीय जीव में जो प्रजनन का दर होता है, जो रेट होता है, वो हाई होता है, बहुत हाई होता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या होता है, तो प्रोटोजोआ होता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ होता है और प्रोटोजोआ को ही बोलते हैं एसीरा बुलेरिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसीरा बुलेरिया। तो एसीरिया बुलेरिया क्या हो गया, तो एक कोशिकीय जीव हो गया, ये क्या हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इसी को यूनी सेलर कहते हैं। तो एसीरा बुलेरिया का मतलब आप समझ गए कि ऐसा प्रोटोजोआ संघ का जीव है जो क्या है, प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोआ के साथ साथ एक कोशिकीय जीव है। हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम को कहते हैं। जो पैरामीशियम होता है वो हरा प्रोटोजोआ होता है। हरा प्रोटोजोआ होता है, यह भोजन सीलिया द्वारा ग्रहण करते हैं। जो हरा प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या होता है, पैरामीशियम होता है, यानी पैरामीशियम को ही हरा प्रोटोजोआ कहते हैं और यह भोजन के सीलिया द्वारा क्या करता है, अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। सवाल आपसे पूछेगा कि अमीबा अपना भोजन किस विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा कुटपाद विधि, कुटपाद मेथड। उसके बाद चले तो सबसे छोटी कोशिका को कहते हैं माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका को माइकोप्लाज्मा। अगर ओवरऑल की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ओवरऑल में चलेंगे तो सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्म। अगर मानव शरीर की बात करते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका होता है ओवम। अगर मानव शरीर की बात करते हैं तो सबसे छोटी कोशिका होता है स्पर्म। अगर मानव शरीर की बात करेंगे सबसे लंबा कोशिका होता है न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अगर सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन की बात करते तो लीवर में होता है। और मानव शरीर में सेल डिवीजन कहाँ नहीं पाया जाता है, तो आपका मस्तिष्क में सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है। चूँकि हम इतना बातें को लिख नहीं सकते हैं, चूँकि आपको मोबाइल पर ही पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ के माध्यम से, तो उतना लिख नहीं पाते, इसीलिए आपको हम बोलते जाते हैं। हो सके तो आप उसको नोट करते जाना। इतना बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, तो अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ युगलीना क्या होता है। तो युगलीना एक कोशिकीय जीव होता है। अब यहाँ पर बात करें तो युगलीना भी क्या होता है, तो एक कोशिकीय जीव होता है। आप ऐसा कीजिए, आप हमारे साथ जो है ना कॉपी कलम लेकर बैठिए, आप लिखते जाइए, क्योंकि हम सीधा आपको समझाने पे फोकस करेंगे, लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस मोबाइल पे पढ़ाने में कम होता है। छोटा डिस्प्ले के कारण हम लिख नहीं पाते। आप थोड़ा समस्या को समझिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी हम आपको जो है सो कुछ काम सके, आपको पढ़ाई में हेल्प कर सके। तो आप सपोर्ट कीजिएगा, तभी आप जो है सो आपको हम अच्छा से आपको मदद करेंगे। तो युगलीना जो होता है एक कोशिकीय क्या होता है, जीव होता है, जो दिन में क्या करता है, तो युगलीना प्रकाश संश्लेषण करता है और रात में दूसरे छोटे छोटे जीवों को खाते हैं। तो युगलीना सबसे पहले बात करें तो ये वो यूनिसेलर होता है, एक कोशिकीय जीव होता है और दिन में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन करता है और रात में दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे छोटे छोटे जीव को खाते हैं। युगलीना में जंतु तथा पादप दोनों का गुण पाया जाता है। युगलीना जो होता है जंतु और पादप के बीच का कड़ी कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि जंतु और पादप के बीच का कड़ी किसे कहते हैं, तो युगलीना को कहते हैं। जंतु और पादप के बीच की कड़ी को युगलीना कहते हैं। अगर ऐसे सवाल पूछे तो आप बेधड़क इसको बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रोटोजोआ संघ को खत्म कर दिए हैं। प्रोटोजोआ संघ को हमने यहाँ पर खत्म कर दिए हैं। अब आ गए हैं फाइलम संघ में। अब कहाँ पर आ गए, तो फाइलम संघ में। तो यहाँ पर आप युगलीना के बारे में समझ गए, ठीक है। पैरामीशियम के बारे में आप समझ गए, ठीक है। एसीटा बुलेरिया के माध्यम, एसीटा बुलेरिया के बारे में आप समझ गए। सब क्या होता है, यूनिसेलर होता है। उसके बाद यूनिसेलर में चलेंगे आपको संघ फाइलम की बात। तो देखते हैं अब संघ फाइलम क्या होता है। तो संघ फाइलम में क्या होता है, सबसे पहले प्रोटोजोआ होता है। आप जानते हैं कि प्रोटोजोआ जो होता है
एक कोशिकीय होता है। प्रोटोजोआ क्या होता है, तो एक कोशिकीय होता है, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जो यूनिसेलर होता है, जो एक कोशिकीय होता है, वो नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। इसे माइक्रोस्कोप के माध्यम से जूम करके ही देखा जा सकता है। और इस संग यानी प्रोटोजोआ का जो जीव होता है, इसमें बीमारी काफ़ी फैलते हैं, जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो आप उसे पहचान भी नहीं सकते हैं। और जब उसको पहचान नहीं सकते हैं, तो आपके शरीर में आसानी से जो अंदर चले जाता है, और जब अंदर चले गए तो आपको क्या करेगा, तो बीमारी फैला ही देगा। उसके बाद आप प्रोटोजोआ के अगला पॉइंट्स की ओर चलते हैं। तो अमीबा क्या होता है, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। पैरामीशियम जो होता है, ये क्या होता है, हरे रंग का होता है। एसिटाबुलेरिया जो होता है, बड़ा प्रोटोजोआ होता है। युगलिना जो होता है, पादप और जंतु के बीच का कड़ी होता है। और माइकोप्लाज्मा जो होता है, ये सबसे छोटा प्रोटोजोआ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रोटोजोआ के बारे में आप डिटेल से समझ गए होंगे। अब चलिए अमीबा की बात करते हैं। आप मेरे साथ लिखते चलना। अमीबा क्या होता है, अमीबा जो होता है, ये भी एक कोशिकीय जीव होता है, जो प्रोटोजोआ समूह से आता है। अमीबा भी क्या होता है, तो एक कोशिकीय जीव होता है, और ये प्रोटोजोआ समूह के अंतर्गत आते हैं। इसका आकार हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। यह जेली जैसा दिखता है और मुख्य रूप से ताजे पानी यानी तालाबों और झीलों और मिट्टी में पाए जाते हैं। आपसे पूछेगा कि इनमें में से कौन सा ताजे पानी में रहते हैं, तो ऑप्शन रहेगा युगलिना, अमीबा, प्रोटोजोआ, 1 2 3, या इनमें से कोई, ऐसे करके आपको ऑप्शन बनाएगा। तो आप सीधा इसका आंसर क्या देना, तो अमीबा जो होता है, अमीबा यह ताजे पानी में रहता है। उसके बाद चलते आगे पॉइंट्स की ओर। उसके बाद आगे की बात करेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि स्यूडोपोडिया जो होता है, जिसे कूटपाद या छज्र पैर कहते हैं, ठीक है ना, इसका उपयोग करके चलता है, ठीक है ना। जो छाया वाला पैर होता है, उसका उपयोग करके चलता है, जैसे बत्तख सबका होता है पैर, आप उसको कल्पना कीजिएगा। और भोजन को ग्रहण करता है, जो क्या होता है, प्रीमिटिव इसका उदाहरण होता है। यहाँ तो समझ गए। यानी सियोडोपोडिया जो होता है, सियोडोपोडिया जो होता है, यह कोटपाद का उपयोग करके चलता है और भोजन को ग्रहण करता है। यहाँ तक समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलिए उसके बाद अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना क्या होता है। तो संरचना की बात करते हैं, तो अमीबा का जो होता है, कोई आकार निश्चित नहीं होता है। यह क्या होता है, इसमें एक कोशिका झिल्ली होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाद न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसे नाभिक या केंद्रक बोलते हैं, सीधा याद रखना। अगर इसका आवास की बात करते हैं, यह मुख्य रूप से क्या होता है, तो मीठे पानी का स्रोत यानी तालाब, नदी, झील, जो है गीली मिट्टी में क्या होता है, तो ये पाया जाता है। अगर इसके गति की बात करते हैं, तो अमीबा जो होता है, स्यूडोपोडिया या फाल्स कीट का उपयोग करके क्या करता है, ये चलता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि अमीबा किसके सहायता से चलता है, तो यहाँ पर फाल्स फीट यहाँ पर दीजिएगा, या स्यूडोपोडिया आप आंसर में टिक कर दीजिएगा। अगर इसका न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पोषण की बात करते हैं, तो अमीबा का जो पोषण जो होता है, वो किससे होता है, तो फेगोसाइटोसिस से होता है, फेगोसाइटोसिस से होता है, ठीक है। और यहाँ जो है, यह स्यूडोपोडिया की मदद से भोजन बैक्टीरिया शैवाल को क्या करता है, पकड़कर शरीर के अंदर लेता है, और फूड राजधानी में एंजाइम द्वारा क्या करता है, इसे पचाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अमीबा में जो होता है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन इन अमीबा, अमीबा में जो होता है मुख्य रूप से द्विआधारी विखंडन होता है। यानी अमीबा जो होता है, दो विखंडन करता है एक साथ में, यानी द्विआधारी विखंडन। और अमीबा में हमेशा अलैंगिक जनन होता है, अमीबा हमेशा अलैंगिक जनन करता है। और यहाँ एक कोशिका विभाजित होकर दो नया कोशिका में बदलता है। अमीबा जो होता है, अमीबा एक कोशिका को दो नया कोशिका में कन्वर्ट करता है। कुछ इस प्रकार का अमीबा होता है, ऐसे
ऐसे कुछ इस प्रकार का अमीबा होता है। और क्या करता है ये, दो नया अमीबा में क्या होता है, ये विभक्त हो जाता है। ठीक है, इसको आगे फिगर हम ड्रॉ किया था, आपको बताएंगे। यहाँ मोटा मोटी समझ लीजिए कि अमीबा जो होता है ये द्विआधारी विखंडन करता है, यानी बाइनरी फिजन करता है। ठीक है ना, अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। एक कोशिका क्या करता है, विभाजित होकर दो कोशिका में बदलता है, यानी यूनिसेलर एक कोशिका विभाजित टूटकर दो कोशिका में बदलता है। अमीबा को केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है, और अमीबा का जो आकार जो होता है वो 0.01 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर होता है इसका आकार। मिली नहीं बोलिए आप, सॉरी, माइक्रोमीटर बोलिएगा। माइक्रोमीटर होता है, बहुत छोटा होता है, तब तो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। माइक्रोमीटर बोलिएगा, सॉरी। अमीबा को पहली बार 1755 ईस्वी में ऑगस्टस जोहान रोसेल वॉन रोसेनहॉफ द्वारा खोजा गया था। थोड़ा लंबा नाम है तो इसको आप दोबारा से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट अमीबा के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अमीबा को हम यहाँ पे फिगर क्या किया, ड्रॉ किया कितना सुंदर से। तो अमीबा का जो प्रकार होता है सबसे आम प्रजाति का होता है अमीबा। इसके बाद क्या होता है, तो एंटामोबिया होता है, हिस्टोलेटिकिया होता है यहाँ पर, ठीक है ना। एंट अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा का सबसे आम प्रजाति का नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जैसे प्रजाति मानव में अमीबियसिस नामक बीमारी का क्या करता है, कारण बनता है। पूछता है आपसे क्वेश्चन कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मानव में कौन सा बीमारी उत्पन्न करता है, तो अमीबियासिस नामक बीमारी उत्पन्न करता है। उसके बाद इस अमीबा की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, कोशिका दर्भ हो गया, यहाँ पर नाभिक न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर जो है सो न्यूक्लियस यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो गया फूट वैक्यूल्स, ठीक है ना, यानी साइटोसोम न्यूक्लियस, उसके बाद वैक्यूल्स हो गया। तो कुछ इस तरह से अमीबा होता है। यही टूट कर क्या करता है, तो दो भाग में विभाजित हो जाता है। उसके बाद नाभिक क्या होता है अमीबा में, तो उसको चलिए देखते हैं। नाभिक क्या होता है, ठीक है ना, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। तो कोशिका की गतिविधि का जो कंट्रोल करता है, कौन करता है, वो न्यूक्लियस करता है, ठीक है ना। इसका केंद्रीय अंग होता है और कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोहरी झिल्ली से ये घिरा होता है, और इसका मुख्य घटक होता है क्या, तो DNA। इसका मुख्य घटक क्या होता है, तो DNA होता है। DNA होता है, उसके बाद हिस्टोन होता है, प्रोटीन होता है, और यह आनुवांशिक डाटा संग्रहित होता है। इसमें जीन और प्रतिकृति को क्या करता है, यह कंट्रोल करता है। उसके बाद न्यूक्लियस क्या होता है, तो यह जो होता है सो नाभिक के अंदर पाए जाने वाला क्या है, तो उप अंग है, ठीक है। केंद्र के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, इनमें कोशिका झिल्ली नहीं होता है। RNA से राइबोसोम होता है, RNA राइबोसोम का उत्पादन करता है, और प्रत्येक न्यूक्लियस में क्या होता है, एक से एक या अधिक होते हैं। उसके बाद चलिए पैरामीशियम की बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। पैरामीशियम जो होता है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सिलिया युक्त प्रोटोजोआ का एक वंश है, जिसे क्या करते हैं, तो प्रोटिस्टा जगत और सिलियोफोरा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। यानी पैरामीशियम का मोटा मोटी बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, ये एक कोशिकीय होता है। उसके बाद क्या होता है, कोशिका दो प्रकार का होता है, यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ये यूकेरियोटिक होता है। उसके बाद इसके पास सिलिया होता है। ये जो होता है प्रोटोजोआ का एक क्या है, पैरामीशियम एक वंश है, और इसे जो है सो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है, और सिलियोफोरा संघ के अंतर्गत ये आता है। देखिए कितना जटिल है, ये कितना जटिल है। पैरामीशियम जो होता है
पैरामीशियम ये एक कोशिकीय होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा, यूकेरियोटिक होता है। तीसरा, इसके पास सिलिया होता है, फ्लैजेलोआ नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये प्रोटोजोआ संघ का एक वंश है। इसे प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। उसके बाद सिलियोफोरा संघ के अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया जाता है। यानी 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टाइप को याद रखना है आपको पैरामीशियम में। उसके बाद पैरामीशियम जो होता है ये हरे रंग का होता है। पैरामीशियम जो होता है प्रकाश मिलते ही क्या करता है, अपना भोजन को, यहाँ पर कट का निशान है तो इसका मतलब इस पॉइंट को अभी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। इसका शरीर जो होता है वो चप्पल के तलवे के आकार के जैसा होता है, चप्पल के तलवे के आकार के जैसा होता है। ये 2 पॉइंट आगे बताएंगे, ठीक है ना। हो सकता है ये गलत हो, हमने लिखते समय इसको कट कर रखा है तो गलत नहीं बता सकते हैं। सीलिया क्या होता है, तो यह पूरे शरीर पर मौजूद सीलिया संरचना होता है जो पानी में तैरने और भोजन को क्या करता है, यहाँ पर ग्रुप पहुँचाने में मदद करता है। यानी तैरने और भोजन को पहुँचाने में मदद करता है, पहुँचाने में, और पाचन खाद्य रिक्तियाँ में बंद के एंजाइम इसे क्या करता है, तो पचाता है। यानी एंजाइम के माध्यम से क्या होता है, इसका खाना पचता है। तो सीलिया कहने का मतलब ये है, इसका संरचना पानी में तैरने और भोजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सीलिया का काम होता है। और 2 केंद्रक इसमें होता है। इसमें क्या होता है, 2 केंद्रक होता है। बड़ा केंद्रक जो होता है चयापचय होता है, और छोटा केंद्रक जो होता है वो प्रजनन के लिए होता है। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं। उसके बाद वैक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है ना, जिसे रिक्तियाँ बोलते हैं वैक्यूल्स को, जिसे रसधानी भी कहा जाता है, रसधानी भी कहा जाता है वैक्यूल्स को। तो इसमें भोजन के पाचन के लिए बाह्य रिक्तियाँ यानी क्या है, तो फूड वैक्यूल्स, और जल संतुलन के लिए संकुचनशील क्या होता है, तो रिक्तिकाय होता है। संकुचनशील का मतलब कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से, ये डीएनए का आकार के जैसे होता है। उसके बाद यह बैक्टीरिया, शैवाल, ईस्ट जैसे छोटे सूक्ष्म जीव को क्या करता है, खाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए, आप पढ़ किसके बारे में रहे हैं, आप पढ़ किसके बारे में रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो पैरामीशियम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पैरामीशियम क्या सब खाता है, तो पैरामीशियम बैक्टीरिया को खाता है, शैवाल को खाता है, ईस्ट को खाता है, यही छोटे सूक्ष्म जीव को क्या करता है, तो खाता है। आपके सीटेट में सीधा सूक्ष्म जीव नाम का चैप्टर दे दिया है, लेकिन यहाँ पर प्लांट किंगडम के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं। सिलिया की मदद से क्या करता है, भोजन करता है और पानी में तैरता है, ये हमने पहले बता दिए, ठीक है। चूंकि पैरामीशियम हम अभी पढ़ रहे हैं। सभी प्रोटोजोआ जो होता है, जितने प्रोटोजोआ होता है वो परपोषी होते हैं, ठीक है ना, वो दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी दूसरे जीव पर क्या करता है, निर्भर रहता है भोजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर देखिए पैरामीशियम का कुछ फिगर इस तरह से ड्रॉ किए हैं। 4 वैक्यूल्स हो गया, उसके बाद गल्ट हो गया, ठीक है ना, उसका सीलिया हो गया। तो कुछ इस तरह से हमने इसको फिगर को ड्रॉ किया है। तो उम्मीद करते हैं कि पैरामीशियम को आप समझ गए होंगे वो क्या क्या सब खाते हैं। उसके बाद चलते एसिटाबुलेरिया क्या होता है। ये सब का सब जो होता है एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय हरे शैवाल का क्या होता है, अनोखी प्रजाति होता है। एसिटाबुलेरिया जो होता है ये भी क्या होता है, तो एक कोशिकीय जीव होता है। तो हमने क्या सब देख लिया अभी तक, अमीबा देख लिए हैं, उसके बाद जो है सो पैरामीशियम देख लिए हैं, पैरामीशियम देख लिए हैं, पैरामीशियम देख लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटोजोआ को हमने देख लिए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, सी नंबर में चलते हैं, एसिटाबुलेरिया की ओर चलते हैं। तो एसिटाबुलेरिया भी क्या होता है, तो एक कोशिकीय हरे शैवाल होता है, जिसे क्या कहते हैं, मरमेड का वाइन ग्लास कहा जाता है। एसिटाबुलेरिया जो होता है ये क्या होता है, तो प्रोटोजोआ वंश के अंतर्गत आता है। अभी तक हम जितना पढ़ रहे हैं, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, उसके बाद पैरामीशियम हो गया,
पैरामीशियम हो गया, उसके बाद अभी एसिटाबुलेरिया पढ़ रहे हैं, ये सब का सब किस में आता है? तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं और सब का सब क्या होता है? तो यूनिसेलर होते हैं, यूनिसेलर होते हैं। इतना बात समझ गए? यह प्रोटोजोआ संघ का सबसे बड़ा जीव है। प्रोटोजोआ संघ का सबसे बड़ा जीव क्या है? तो एसिटाबुलेरिया है, जिसका आकार होता है 4 से 10 सेंटीमीटर। यह मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में क्या होता है? तो यह पाई जाती है। कौन? एसिटाबुलेरिया। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। इसका विशेषता में देखते हैं। सबसे पहले इसका विशेषता, इसका संरचना सबसे देखते हैं। तो यह एक कोशिकीय होता है, लेकिन इसके 3 स्पष्ट भाग होता है। एक होता है जड़ जैसा क्या होता है? परकंद, लंबा जैसा डंठल, और शीर्ष जैसा क्या होता है? छतरी जैसे टोपी होता है। अगर इसका केंद्रक की बात करते हैं तो इसके परकंद, परकंद को ही जड़ बोलते हैं। जड़ में क्या होता है? एक बड़ा केंद्रक होता है और पूरे शैवाल की कोशिकीय प्रक्रिया को क्या करता है? यह कंट्रोल करता है। पुनर्योजी क्षमता इसमें क्या सा होता है? तो देखते हैं इसको। पुनर्योजी क्षमता, यदि एसिटाबुलेरिया का क्या होता है? शीर्ष भाग काट दिया जाए तो यह अपने केंद्रक का उपयोग करके फिर से क्या करता है? विकसित करता है। यानी इसके पास केंद्रक बहुत बड़ा होता है। अगर एक भाग को काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद 2021 में अंडमान अंडमान द्वीप समूह में पाए जाने वाले एक प्रजाति का नाम है, भारत में एसिटाबुलेरिया जलकन्या रखा गया है। तो यही आपका जो फिगर है ये एसिटाबुलेरिया है। देखो हम किस तरह से इसको ड्रॉ किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप समझ गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। उसके बाद जो है यूग्लिना की ओर चलते हैं। यूग्लिना की ओर चलते हैं। एसिटाबुलेरिया के बाद यूग्लिना। यूग्लिना भी क्या होता है? तो एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये भी क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। आप हमारे साथ लिखते चलना, एक साथ अगर लिखते जाएंगे तो आपको बेनिफिट होने वाला, क्योंकि हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, सीधा आपको समझा रहे हैं। यूग्लिना जो होता है पादप और जंतु के बीच का कड़ी, जैसे अमीबा को भी देखे थे पादप और जंतु का बीच का कड़ी, उसी तरह से यूग्लिना भी क्या होता है? सॉरी, पादप बोल दिए। यूग्लिना जो होता है पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी होता है। यूग्लिना, सॉरी, यूग्लिना को याद रखना। यूग्लिना जो होता है पादप और जंतुओं के बीच का कड़ी होता है। यूग्लिना जो होता है मुख्य रूप से ताजे और ठंडे या ठहरे हुए जल में क्या होता है? पाया जाता है, जो रुका हुआ पानी होता है। इसका विशेषता की बात करते हैं तो द्विपोषण होता है, डुअल न्यूट्रिशन होता है। यह प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी होता है और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में क्या होता है? इसमें पाया जाता है। चूँकि स्वपोषी है तो स्वपोषी तभी हो सकता है जब इसके पास क्लोरोप्लास्ट हो यानी हरित लवक पाया जाता हो। और इसके प्रकाश की अनुपस्थिति में ये क्या होता है? तो परपोषी की तरह भी व्यवहार करता है, इसीलिए इसे ड्यूअल न्यूट्रिशन कहा जाता है। और सूक्ष्म जीव को क्या करता है? यह खा जाता है। कौन? यूग्लिना। इसका अगर शारीरिक ढांचा की बात करते हैं तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, बल्कि ये प्रोटीन से क्या होता है? बनी हुई लचीली परत होता है, जिसे पेलिकल कहते हैं। यह इसे अपना आकार बदलते रहता है, लचीलापन में मदद करता है। अगर इसका गति की बात करते हैं तो यूग्लिना के अगले सिर पर धागे जैसी संरचना होता है, जिसे कशाभिका कहा जाता है, जिसकी मदद से जल में तैरता है। नेत्र बिंदु की बात करते हैं तो इसके शरीर में एक लाल रंग का प्रकाश संवेदी बिंदु होता है, इससे प्रकाश की दिशा पता लगाया जा सकता है। तो देख सकते हैं कि हम एक एक पॉइंट को कितना डिटेल से लिखे हुए हैं। आपको कोई भी किताब बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना हम डिटेल से इसको नोट कर लिए हैं। परासरण नियंत्रण यूग्लिना के अंतर्गत इसमें क्या होता है? तो संकुचन से रिक्तियाँ होता है, जो सेल के अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में काम आता है। अगर इसका रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यूग्लिना मुख्य रूप से क्या होता है? तो बाइनरी फिजन होता है और अलैंगिक प्रजनन करता है। इसमें सेल की लंबाई 2 हिस्सा में बट जाती है। इसके चारों ओर क्या होता है? तो कवच होता है और यह क्या होता है? तो इससे जीवित रह सकता है।
उसके बाद चलते हैं माइकोप्लाज्मा की ओर। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे ज्ञात मुक्त क्या होता है? तो जीवित जीवाणु होता है। इसमें क्या होता है? तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये क्या होता है? तो निमोनिया और मूत्रजनन संबंधी संक्रमणों का एक प्रमुख कारण है। अगर किसी के पास अगर निमोनिया हो गया, इसका मतलब माइकोप्लाज्मा का उसमें लक्षण है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? निमोनिया का सबसे क्या है? आम रोगजनक है जो श्वसन के बूंदों के माध्यम से फैलता है। इसका अगर मुख्य विशेषता की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति का इसमें क्या होता है? तो अभाव होता है, यानी माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है। कोशिका भित्ति की कमी के कारण क्या होता है? यह अत्यधिक क्या होता है? बहुरूपी होता है और कोशिका भित्ति संश्लेषण को क्या करता है? लक्षित करने वाले एंटीबायोटिक दवा यानी पेनिसिलिन के प्रति क्या होता है? तो प्रतिरोधी होता है। इसका आकार की बात करते हैं तो इसका आकार कुछ इस तरह से होता है, यानी 500 1000 जीन होते हैं। यह क्या होता है? छोटे स्वप्रतिकृति करने वाले जीव होता है। उसके बाद देखते हैं माइकोप्लाज्म विशिष्ट छोटे तले हुए अंडे के आकार की क्या होता है? तो कॉलोनियां बनाते हैं। पोषण की दृष्टि से क्या होता है? तो बेहद आवश्यक होता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो ये सब देख रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इसका क्या है? तो यहाँ पर देखिए ड्रॉ हमने किस तरह से इसको किए हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए माइकोप्लाज्मा इस तरह से होता है। यहाँ पर माइकोप्लाज्मा कुछ इस तरह से होता है। इसको देखिए तो हम किस तरह से इसको ड्रॉ किए हुए हैं। माइकोप्लाज्मा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें राइबोसोम होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है। इसके पास अपना खुद का क्या होता है? तो प्रोटीन भी होता है। तो ये क्या है? माइकोप्लाज्मा होता है जो कि यूनिसेलर होते हैं। अगला चलिए देखते हैं। अब आगे पेरीफेरा संघ में, तभी से इतना देर से जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो प्रोटोजोआ के संघ में थे। अब आगे पेरीफेरा संघ में, अब यहाँ से जितना भी आएगा जीव वो सब क्या होगा? सब बहुकोशिकीय जीव होगा। सब का सब क्या होगा? बहुकोशिकीय जीव। तो पेरीफेरा संघ के अंतर्गत जो आता है वो क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव होता है, ठीक है ना। उसके बाद किंतु कोशिकाएं आपस में जुड़कर अंगों का निर्माण नहीं करता है। इन जीवों के शरीर क्या होता है? असंख्य इसमें छिद्र होता है, बहुत सारे छिद्र होता है। जैसे क्या होता है? स्पंज। अब स्पंज क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। पेरीफोरा या पेरीफेरा संघ के सरल बहुकोशिकीय जलीय जीव होता है। पेरीफेरा संघ के सबसे बहुकोशिकीय जलीय जीव क्या होता है? तो स्पंज होता है। यह मुख्य रूप से क्या होता है? तो समुद्र तल पर स्थित होता है। समुद्र के तल पर क्या होता है? स्थित होता है। कौन? स्पंज। स्पंज क्या होता है? तो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ओके, इनके शरीर में सूक्ष्म छिद्र जो होता है ऑस्ट्रिया होते हैं। ऑस्ट्रिया होते हैं जिनमें पानी के साथ भोजन और ऑक्सीजन शरीर के अंदर आती है। ये जीव सबसे पुराना जानवरों में होता है जिनमें उत्तक या अंग का निर्माण नहीं होता। इसका निवास स्थान की बात करते तो समुद्र में रहते हैं और क्या होता है? तो कुछ मीठे पानी में भी पाया जाता है। इसका आकार की बात करते हैं तो इसमें रेशेदार प्रोटीन से नालिका बने रहते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। अगर इसका न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यह क्या करता है? यह पानी को छानकर उसमें मौजूद कणों से अपना भोजन प्राप्त करता है। पानी में जो कण मौजूद होता है उसी से यह अपना भोजन प्राप्त करता है। अगर इसका आकार की बात करते हैं तो ये विभिन्न आकार के होते हैं, जैसे फूलदान शाखाओं वाले होते हैं। रंग में क्या होते हैं? लाल होते हैं, पीले होते हैं और नीले होते हैं। स्पंज जो होता है अपने खोए हुए अंग को फिर से विकसित कर लेता है, क्योंकि स्पंज स्पंज की तरह ही होता है। और इसका कुछ यहाँ पर फिगर यहाँ पर ड्रॉ किए हुए जो कि समुद्री स्पंज है। ये समुद्री स्पंज है। उसके बाद चलिए अब आ गए हैं सिलेंड्रेंटा या नीडेरिया।
अब अगला संघ की बात करते हैं तो सिलेंट्रेटा संघ की ओर चलते हैं। सिलेंट्रेटा या निडेरिया सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ की ओर चलते हैं। तो इस संघ में ही पहली बार उत्तक का निर्माण हुआ है। अभी तक आपने जो पढ़ा है वहाँ तक आपको क्या हुआ था, तो उत्तक का निर्माण नहीं हुआ था, केवल एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय था। यहाँ पे कोशिका का साथ साथ उत्तक का यानी सेल के साथ साथ यहाँ पर टिश्यू का भी निर्माण हो रहा है सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत। इन जीवों में मुंह में क्या होता है, धागा नुमा संरचना निकली होती है और भोजन को पकड़ने का काम करती है। जैसे हाइड्रा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जो सिलेंट्रेटा संघ का जो जीव होता है वो क्या होता है, हाइड्रा होता है और इसके पास क्या होता है, उत्तक होता है। जैसे जेली फिश हो गया, मूंगा हो गया, ये क्या होता है, तो प्रवाल कोशिकाएं होती है। हाइड्रा की अब बात करते हैं, यहाँ पर हाइड्रा की बात करते हैं, ये सिलेंट्रेटा संघ के आते अंतर्गत। अब चलिए हाइड्रा के बारे में देखते हैं। हाइड्रा जो होता है मीठे पानी में रहने वाला बहुत ही छोटी और साधारण बहुकोशिकीय जीव है। हाइड्रा भी क्या रहता है, तो मीठे पानी में रहता है। यह निडेरिया संघ से क्या है, तो संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन निडेरिया संघ से संबंधित है, तो हाइड्रा। कैसे, हाइड्रा ये सिलेंट्रेटा संघ के जीव से आते हैं। हाइड्रा की विशेषता है कि इसके अद्भुत क्या होता है, तो पुनर्जन्म क्षमता होता है और क्या होता है इसमें, जिससे यह अपना शरीर फिर से क्या करता है, तो उगा लेता है। इसे अमर जीव भी कहा जाता है, ये कभी मरता नहीं है। ये जलीय जीवों को क्या करता है, डंक मारकर पकड़ता है। साफ और मीठे तालाब या झरने में क्या होता है, पाए जाते हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं जेली फिश का। जेली फिश क्या होता है, तो समुद्र में पाए जाने वाले प्राचीन निडेरिया संघ के अकशेरुक यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव है। लगभग 98% क्या होता है, ये पानी से ही बने होते हैं। नाम ही जेली फिश, ये हमेशा पानी में ही रहता है और लगता है ये पानी, इसमें 98% पाए जाते हैं। यह पारदर्शी घंटी के आकार और टेंटेकल्स यानी स्पर्शक वाले शिकारी जीव होते हैं जो समुद्र की धारा के साथ बहते हैं और डंक मारकर क्या करते हैं, तो ये डंक मारकर क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं। इसमें दिमाग, हार्ट, फेफड़ा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये सरल इसमें तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, सिंपल होता है। चलिए अब मूंगा की बात करते थे। यह हजारों वर्ष के बाद परवाल द्वीप का क्या करता है, निर्माण करता है। जो परवाल द्वीप, जो बड़े बड़े परवाल द्वीप होता है जो समुद्र में, वो किससे होता है, तो मूंगा से ही होता है। मूंगा से ही क्या होता है, परवाल द्वीप का निर्माण होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, अवशोषण होता है। मूंगा जिसे कोरल और क्या कहता है, तो मिर्जान भी कहा जाता है, एक प्रकार का नन्हा क्या होता है, समुद्री जीव होता है। इसका बाहरी कवर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो क्या होता है, पत्थर का होता है। मूंगा जो होता है गर्म समुद्र में ही उगता है। मूंगा कहाँ पर उगता है, तो गर्म समुद्र में उगता है और डिफरेंट रंगों में क्या करता है, मिलता है। तो कुछ इस तरह से इसका मूंगा का ड्रॉ हो गया। ये हो गया जेली फिश और ये हो गया हाइड्रा। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद चलते हैं हेलमेंथीज संघ के बारे में। अब चलते हैं हेलमेंथीज संघ के बारे में। तो हेलमेंथीज संघ क्या होता है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, तो कृमि आता है। हेलमेंथीज संघ के अंतर्गत क्या आता है, तो कृमि आता है। यह संघ क्या होता है, दो प्रकार का होता है, प्लेटी हेलमेंथीज कृमि और क्या होता है, तो स्केलमेंथीज कृमि। प्लेटी हेलमेंथीज और स्केलमेंथीज कृमि होता है। अगर प्लेटी हेलमेंथीज कृमि की बात करते हैं तो इस संघ के जीव का शरीर जो होता है चपटा अर्थात फीता के जननांग एक ही में रहता है, यानी इसका आकार क्या होता है, चपटा होता है। इसमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। ये अति उच्च प्रजनन इसमें देखा जाता है, जैसे लीवर हो गया, उसके बाद फीता कृमि हो गया, फ्रल्यूक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगला देखते हैं।
एस्केलमेंथीज कृमि क्या होता है? तो एस्केलमेंथीज कृमि होता है ईख संघ के जीव का जो शरीर होता है बेलनाकार अखंडित होता है और एक लिंगी होता है। जैसे गोल कृमि हो गया, सूत्र धागा हो गया, उसके बाद कृमि थ्रेस वार्म हो गया। ठीक है ना। नोट में यहाँ पर देखिए कि फाइलेरिया बीमारी जो होता है वो वुचेरिया गोल कृमि के कारण होता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइलेरिया बीमारी किससे होता है, किस कृमि से होता है? तो वुचेरिया गोल कृमि के कारण होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पांचवा एनिलिडा संघ की बात करते हैं। तो एनिलिडा संघ सबसे अच्छा संघ होता है। इसमें क्या होता है? तो इस संघ में जीव का शरीर लंबा होता है, पतला होता है, खंडित रहता है। इसमें गति के द्वारा क्या करता है ये? इसमें प्रचलन यानी गति सीटी के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है? ब्लड इसका लाल होता है, लेकिन शोषण किससे होता है? तो केवल स्किन के माध्यम से शोषण करता है। इसका शरीर जो होता है द्विपार्श्व समभिति होता है। जैसे हो गया नेरिस हो गया, जोंक हो गया, केचुआ हो गया। तो ये सब किस में आता है? तो एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। केचुआ में जो होता है वो 8 हृदय पाया जाता है। केचुआ में 8 हृदय पाया जाता है। केचुआ जो होता है उभयलिंगी होता है। इसमें मेल और फीमेल एक ही शरीर होता है। परासरणीय आघात केचुआ के शरीर पर क्या होता है? नमक डालने से क्या होता है? तो मर जाता है। तो केचुआ सबसे पहले पूछता है क्या होता है? तो उभयलिंगी होता है और केचुआ में 8 हट होता है। केचुआ में 8 हट होता है, याद इसे रखना है। नेक्स्ट अगला चलते संघ मोलस्का संघ के बारे में। तो मोलस्का संघ इस संघ के जीव के बाहरी आवरण जो होता है, कवच जो होता है वो कठोर होता है। मोलस्का संघ में इसका बाहरी आवरण क्या होता है? कठोर होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होता है? बना होता है। इसके शरीर का सभी अंग इसके कवच के अंदर सुरक्षित रहता है। इसमें शोषण तथा उत्सर्जन क्या होता है? तो गिल्स यानी गल्फर के माध्यम से होता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। आर्थ्रोपोडा के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। जैसे घोंगा हो गया, इसका बाहरी आवरण क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया। जैसे सीप हो गया, शंख हो गया, ऑक्टोपस हो गया। ठीक है ना। ऑक्टोपस को डेविला फिश या फिश दानव भी कहा जाता है। तो यहाँ याद रखना कि ऑक्टोपस को क्या कहा जाता है? तो डेविला फिश या फिश दानव भी कहा जाता है। उसके बाद चलिए यहाँ पर आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा क्या होता है? तो इसे कीट संघ, इसे कीटों का क्या कहा जा सकता है? तो संघ कहा जाता है। इसमें 8 या 10 लाख क्या होता है? इस संघ में कीट होते हैं। यह सबसे बड़ा फाइलम संघ है। इनके पैर आपस में क्या होता है? तो संघयुक्त होते रहता है। इनका शरीर मुख्य रूप से 3 भाग में बट जाता है। इसके हेड हो गया, उसके बाद वक्ष हो गया, उदर हो गया। ठीक है ना, जिसको एब्डोमेन कहते हैं। इसमें बाहरी कंकाल पाया जाता है जो क्या होता है? काइटिन का बना होता है। एक सवाल यहाँ से पूछता है कि कवक का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक का कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। इसमें 8 पैर होता है तथा 4 क्या होता है? पंख होता है। मच्छर की गति के लिए 6 पैर का इस्तेमाल करता है। चींटी श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तिलचट्टा में जो होता है 13 चैम्बर होते हैं। तिलचट्टा में कितना चैम्बर होते हैं? तो 13 चैम्बर होते हैं। जैसे बिच्छू हो गया, केकड़ा हो गया, तितली हो गया, मच्छर, चींटी, दीमक, सामाजिक प्राणी जैसे मक्खी। ऑर्थोपोडा ही अपने पंख से क्या करता है? तो उड़ता है। ऑर्थोपोडा अपने पंख से उड़ता है। पक्षियों के पंख का काम उड़ना नहीं होता बल्कि उसके शरीर को गर्म करना होता है। लेकिन सब पढ़ते हैं कि पक्षी का काम क्या होता है? तो उड़ना होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो
इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा क्या होता है, तो इस संघ के जीव क्या होता है, जल में रहता है और इनके शरीर पर क्या होता है, तो कांटेनुमा संरचना होती है। इसमें ये क्या करता है, तो जल का संवहन करता है। इसके रीढ़ के हड्डी क्या होता है, कार्डेटा यानी अल्प विकसित होता है। जैसे तारा मछली हो गया, जैसे समुद्री खीरा हो गया, ब्रेटिल स्टार हो गया, समुद्री आर्चिनस हो गया, ठीक है ना, थायोन हो गया। तो ये सब क्या होता है, तो इकाइनोडर्मेटा होता है। अब चलते हैं कार्ड डेटा समूह के अंतर्गत। कार्ड डेटा समूह के अंतर्गत कार्ड डेटा समूह क्या होता है, तो इस संघ के जीव में क्या होता है, तो पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, जो आगे चलकर क्या करता है, तो कशेरुक दंड यानी रीढ़ का रूप ले लेता है। तो कार्ड डेटा संघ सबसे पहले क्या होता है, तो नेटोकोड यानी पृष्ठ रज्जु पाया जाता है इसमें, लेकिन आगे चलकर क्या होता है, तो कशेरुक दंड यानी रीढ़ का क्या करता है, तो रूप ले लेता है। इस संघ के जीव में क्या होता है, पूंछ होता है। इसमें पाचन शोषण क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है और इसमें कई भाग होते हैं। जैसे मत्स्य में हो गया, तो इसका शरीर क्या होता है, असमतापी होता है, अर्थात इसका शरीर का तापमान क्या होता है, तो कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक। मछली में जो होता है उसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 हट पाए जाते हैं मछली में। इसमें शोषण गल्फर यानी गिल्स के माध्यम से होता है। पानी से क्या करता है, ऑक्सीजन को निकालता है। जैसे शार्क मछली हो गया, पिराना मछली हो गया। अमत्स्य मछली, इसमें क्या होता है, तो अमत्स्य मछली यह फिश नहीं, इस वर्ग के मछली के नाम के आगे क्या होता है, मछली ही लगा होता है। जैसे स्टार फिश हो गया, उसके बाद सिल्वर फिश हो गया, जेली फिश हो गया, क्राय फिश हो गया, उसके बाद कटल फिश हो गया, ठीक है, डेविल फिश हो गया, रेजोर फिश हो गया। तो कुछ इस तरह से क्या होता है, अमत्स्य में क्या होता है, सब में फिश ही लगा रहता है। जैसे डॉग फिश हो गया। उसके बाद उभयचर की बात करते हैं। उभयचर तो यह क्या होता है, जल एवं स्थल दोनों पर पाया जाता है। इसका शरीर क्या होता है, तो असमतापी होता है, यानी हमेशा समान नहीं होता, हमेशा डिफरेंट रहता है सभी जगह के अनुसार। इसमें 3 चैम्बर होते हैं। इसमें 3 चैम्बर होते हैं। इनमें शोषण की क्रिया गिल्स, त्वचा और फेफड़ा के माध्यम से होता है। मेढक में प्रजनन बाह्य निषेचन से होता है और पौधा में जनन क्या होता है, तो अंडाशय से होता है। ओके, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब उभयचर वर्ग की बात करते हैं। तो यह जल और स्थल दोनों जगह पर क्या होता है, पाया जाता है। यह असंतापी होता है। इसमें 3 चैम्बर होता है। इसमें शोषण क्रिया गिल्स के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, फेफड़ा तीनों से होता है। मेढक में निषेचन, बाह्य निषेचन और पौधा में निषेचन अंडा से होता है। मानव में निषेचन किस में होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। तो मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद सरीसृप वर्ग की बात करते हैं, रेप्टाइल वर्ग की बात करते हैं। तो ये रेंग कर चलते हैं। इनके शरीर क्या होता है, तो असमतापी होता है। इसका हट क्या होता है, तो 3 चैम्बर यानी कक्ष का होता है। जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, डायनासोर हो गया। मगरमच्छ तथा घड़ियाल में क्या होता है, तो 4 चैम्बर होता है। इसमें शोषण की प्रक्रिया फेफड़ा द्वारा होता है। सबसे जहरीले सांप को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिश कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये सारा का सारा इसमें आप याद कर लेना। उसके बाद पक्षी वर्ग की बात करते थे। इसका मुख्य लक्षण क्या होता है, पंखों की उपस्थिति और हवा में उड़ने की क्षमता। इसमें क्या होता है, चोंच होता है। ठीक है ना। इसके कंकाल यानी खोपड़ी तथा क्या होता है, वायु कोष्ठ युक्त होता है। इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर होता है, कौन, पक्षी वर्ग में। उसके बाद समतापी इसमें होता है। इसमें क्या होता है, एक ही अंडा से होता है। इसके पंख पर क्या होता है, तो मोम पाया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी की बात करते हैं तो शुतुरमुर्ग होता है और एमू होता है। उड़ान नहीं भर सकने वाला पक्षी होता है शुतुरमुर्ग यानी एमू। सबसे छोटी पक्षी होता है गुंजन पक्षी, उड़ने वाला भी होता है, गुंजन होता है। और सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी क्या होता है, तो अबाबिल होता है। जलीय पक्षी क्या होता है, तो पेगुइन होता है।
अगला बात करते हैं स्तनधारी क्या होता है, मैमल्स क्या होता है। तो वो होता है जो अपना बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो इसका सर्वप्रथम लक्षण क्या होता है, दूध उत्पन्न करने वाले ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि का पाया जाना, ठीक है ना, जिनसे बच्चे क्या कर सके तो पोषण प्राप्त कर सके। दो जोड़ी पैर चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने और बिल में रहने, तैरने तथा उड़ने का अनुकूल होता है। इनके त्वचा पर क्या होता है, गेम पाए जाते हैं तथा बाह्य को क्या बोलते हैं तो कर्णपल्लव कहते हैं। इसका हट 4 चैम्बर का होता है। श्वसन की क्रिया जो होता है वो पेशीय डायफ्राम के द्वारा होता है और कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी क्या होता है तो बच्चा देता है। स्तनधारी 3 प्रकार का होता है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। अगला बात करते हैं प्रोटोथेरिया क्या होता है, तो ये अंडे देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बच्चा को दूध पिलाते, जैसे प्लेटी प्लस हो गया। उसके बाद मेटाथेरिया जो होता है ये अर्ध परिपक्व बच्चे देते हैं। उसके बाद मार सुपियन जो होता है थैली में, ये अपना बच्चा को उड़ा देते हैं, जैसे कंगारू हो गया। उसके बाद मैक्रोपस हो गया। उसके बाद यूथीरिया की बात करते थे, ये परिपक्व बच्चे को जन्म देता है, जैसे गाय, मानव, डॉल्फिन, व्हेल। उसके बाद दरियाई मछली, सॉरी दरियाई घोड़ा। उसके बाद जिराफ। चलिए इसे अब जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। मेराथेरिया हो गया, ये अर्ध परिपक्व बच्चे को क्या करता है तो जन्म देते हैं, जैसे कंगारू हो गया, मैक्रोपस हो गया। जैसे यूथीरिया जो होता है ये परिपक्व बच्चे को जन्म देता है। और यूथीरिया जो होता है जैसे गाय हो गया, मानव हो गया, डॉल्फिन हो गया, व्हेल हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया, जिराफ हो गया। दरियाई घोड़ा का निषेचन क्या होता है, नर में होता है, मादा में नहीं होता है। स्तनधारी नर तथा मादा दोनों होता है, लेकिन स्तन ग्रंथि होने से क्या होता है, मादा हो जाता है। यानी स्तन ग्रंथि होने से मादा, लेकिन स्तनधारी तो दोनों होते हैं। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो दोनों स्तनधारी होता है, लेकिन स्तन ग्रंथि अनुपस्थित होने के कारण एक समय के बाद क्या होता है, स्तन ग्रंथि बड़ा होने लगता है। जैसे मानव जगत में हो गया एनीमेलिया, ठीक है। उसके बाद संघ जो होता है वो कार्डेटा होता है, और वंश जो होता है वो क्या होता है, होमो होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप कॉपी में नोट कर लेना कि मानव जगत जो होता है वो एनिमेलिया होता है, संघ जो होता है वो कार्डेटा संघ होता है। अब वंश की बात करते हैं तो होमो वंश होता है। मोस्ट वीविया, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इतना इम्पोर्टेंट ये नोट्स है। बस वही जितने भी फाइलम संघ है बस उसी का रिकैप किए हैं। फाइलम संघ में क्या आता है तो प्रोटोजोआ, पेरी फेरा, सिलेंड्रेटा, उसका प्लेटी हेलमेंथीज और स्केलमेंथीज, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोकार्डेटा। उसके बाद आता है कार्डेटा। कार्डेटा में आता है मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ठीक है ना। उसके बाद प्रोथेरिया, यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, प्रोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, ठीक है ना। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता क्या था, R.H. व्हिटेकर के 5 जगत का वर्गीकरण किया हुआ। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से 5 जगत होता है। तो पहला जगत है मोनेरा, ये होता है प्रोकैरियोटिक एकोशिकीय। प्रोटिस्टा होता है यूकैरियोटिक, ये एकोशिकीय। प्लांटी होता है पादप। एनीमेलिया जो होता है जंतु होता है। और फंजाई में क्या होता है तो फंगस होता है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम के लिए, सीटीटी एग्जाम के लिए। अब मोनेरा की बात करते, चलिए मोनेरा को देखते हैं। यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव का समूह होता है, अर्थात इसमें न तो संगठित केंद्रक होता है, न ही क्या होता है केंद्रक क्या है, तो इसमें विकसित कोशिकांग होता है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। पोषण के स्तर पर क्या होता है, यह
स्वपोषी या विषमपोषी दोनों होता है। जीवाणु की बात करते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, नीलहरी शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। अगर प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होता है। और इस वर्ग में कुछ जीवों में क्या करता है, तो सीलिया फ्लैजेला नामक क्या होता है संरचना पाई जाती है। स्वपोषी और विषमपोषी क्या होता है, तो दोनों होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एक कोशिकीय शैवाल हो गया, डायटम हो गया, प्रोटोजोआ जिसे पैरामीशियम और क्या है, तो यहाँ पर अमीबा इसी जगत के सदस्य है। अगर फंजाई कवक की बात करते हैं तो यह विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव होता है। विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होता है, जिसे मृतजीवी भी कहते हैं। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में क्या होता है, तो बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेता है। इन कवकों को क्या कहता है, कैटिन नामक क्या है, तो जटिल शर्करा की बनी कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, जैसे ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, तो इसी जगत के अंतर्गत आते हैं, इसका सदस्य होते हैं। उसके बाद प्लांटी की बात करते हैं तो यह समूह कोशिका भेदी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक सेल होता है। यह स्वपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषण में स्वयं भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल धारक सभी पेड़ पौधे इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसके, तो प्लांटी के अंतर्गत। उसे प्लांटी से आप प्लांट को याद रखना तो पेड़ पौधा याद हो जाएगा। उसके बाद एनिमेलिया की बात करते हैं। यह उन सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का वर्ग है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग में जीव क्या होता है, विषमपोषी होता है, अर्थात समस्त जंतु इस जगत के सदस्य होते हैं। अब किसके बीच की कड़ी क्या सा है, तो चलिए उसको देखते हैं। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप और जंतु के बीच का कड़ी युगलीना होता है। पक्षी और सरीसृप के बीच का जो कड़ी होता है आर्कियोप्ले रिक्स हो गया। उसके कवक और शैवाल जो हो गया लाइकेन का हो गया। सजीव निर्जीव जो हो गया वायरस हो गया, वायरस के बीच की कड़ी। जीवाणु और शैवाल के बीच का कड़ी क्या होता है, नीलहरी शैवाल। एनिलीरा मोलस्का किसके बीच की कड़ी होता है, तो नियोप्लेना होता है। स्तनधारी सरीसृप जो होता है वो प्रोटोथेरिया संघ के बीच की कड़ी होता है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक जो पढ़े हैं वो हमने नोट्स तक पढ़ लिए हैं। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर आपको कराते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ तक जितने थ्योरी था उन सभी थ्योरी को डिटेल से हमने पढ़ लिए हैं। चलिए अब जितना हम थ्योरी पढ़े हैं, सूक्ष्म जीव यानी सूक्ष्म जीव जो चैप्टर है और प्लांट किंगडम से, उसमें जितने भी अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को इसमें ऐड किए हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इस क्लास का अगर फ्री में नोट्स लेना चाहते हैं, जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है, तो आप व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिएगा। तो एक व्हाट्सअप नंबर हम लिख रहे हैं, तो लिखिएगा 9905796652। इस नंबर को आप नोट कर लेना और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि सर हमें नोट्स की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट आप कमेंट करके ही रह जाता है कि सर हमको नोट्स चाहिए, लेकिन आप इस नंबर पर व्हाट्सएप नहीं करते हैं, जिससे आपको नोट्स नहीं मिल पाता है। तो एक बार नंबर को नोट कर लेना, 9907596652 यानी 9905796652 9905796652। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पे आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना, यानी फ्री पूरा कॉस्ट नोट्स आपको मिलने वाला है। तो चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर जो है सो थोड़ा अल्टर हो गया, सिर्फ आप क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा, नंबर की ओर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, भली 4 है लेकिन पहला क्वेश्चन है कि झींगा और तितली यानी बटरफ्लाई को एक ही संघ में रखने का मुख्य आधार क्या होता है। क्या यह द्विपार्श्व सममिति होता है,
क्या यह संधित पाद होता है, क्या यह एंटीना की उपस्थिति होता है, क्या यह खंडित शरीर होते हैं। तो यह जो होता है इसमें ज्वाइंट लेग होता है। इसमें क्या होता है, तो ज्वाइंट लेग होने का कारण क्या होता है, आपको बताए थे जो चौड़ा पैर जो होता है, कुछ इस तरह का जो पैर जो होता है, कुछ इस तरह का पैर जो होता है चौड़ा पंछी की तरह। तो झींगा और तितली को एक ही संग यानी एक ही फाइलम में रखने का आधार एक ही है। इसमें क्या होता है, तो ज्वाइंट लेग होता है, ज्वाइंट लेग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर एग्जाम डेट भी मेंशन है, दिसंबर 2021 का ये क्वेश्चन है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन की बात करते तो उसको भी ऐड किए हैं। ये दोनों ऑर्थोपोडा क्या है, तो संघ के जीव है। ऑर्थोपोडा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, कि जुड़े हुए पैर या संधित पाद होता है, जो इस संघ का सबसे प्रमुख लक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि आज का ये आपका दूसरा क्वेश्चन ही है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर अदला बदली हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक डीकम्पोजर नहीं है, बल्कि अपर अपर अपरध भक्षी जो है जो मिट्टी को क्या करता है, तो उपजाऊ बनाता है। तो इसमें कौन सा जो है सो जीव क्या है, तो अपघटक नहीं है। क्या यहाँ पर फंगी यानी कवक, केंचुआ, जीवाणु और वायरस यानी विषाणु। ये केंचुआ जो होता है ना, ये अपघटक नहीं होता है, यह अपघटक नहीं होता है। और क्या होता है, यह मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है। तो वो अर्थवर्म इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। केचुआ जो है सो सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ को खाता है और उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। इसे किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी को पलटकर हवादार और उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब पढ़ाए हुए अभी अभी, कि प्लेटी प्लस और जो है सो इक्किडना जिसको बोलते हैं, ये स्तनधारी होने के बावजूद भी किस अद्वितीय लक्षण के लिए जाने जाते हैं। यानी प्लेटी प्लस और इक्किडना के बारे में क्या किया है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ये ऑप्शन दिया है कि वे उड़ सकते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया है वे अंडे देते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि उनके शरीर पर बाल नहीं होते, और चौथा ऑप्शन है कि वे पानी के बिना नहीं रह सकते। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, तो ये अंडे देते हैं, यानी उड़ते नहीं है ये, इसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ये पानी के बिना रह जाते हैं, नहीं रह पाते हैं। ये क्या होता है, तो ये अंडे देते हैं। यानी प्लेटी प्लस और एकिडना जो होता है स्तनधारी को होने के साथ साथ क्या होता है, ये अंडे भी देते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कि वैसे तो सभी स्तनधारी जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन प्लेटी प्लस और एकिडना इसका अपवाद है। ये अंडे देने वाले स्तनधारी भी हैं और अंडे भी देते हैं और बच्चे को दूध भी पिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा और जेली फिश को किस फाइलम के अंतर्गत रखा गया है। अभी भी आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं कि हाइड्रा और जेली फिश को किस संघ के अंतर्गत, किस फाइलम के अंतर्गत रखा गया है, तो सिलिंड्रेटा फाइलम के अंतर्गत रखा गया, जिसको नाइडेरिया कहा जाता है। अभी अभी आपको पढ़ाए हैं, याद कीजिए, जो कि सीटेट 2022 में पूछा गया है। तो हाइड्रा और जेली फिश जो होता है वो क्या होता है, तो सिलिंड्रेटा संघ के अंतर्गत फाइलम के अंतर्गत इसे रखा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में किस अंग की सहायता से उत्सर्जन और जल का संतुलन होता है। तो अभी अभी बताए हैं आपको कि संकुचन कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। संकुचनशील क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संकुचनशील धानी। अगला क्वेश्चन है
कि ज्वाला कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस जंतु समूह का क्या है, तो मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो ये क्या है, प्लेटी हेलमिन्थेस, जिसे चपटे कृमि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस किसके संदर्भ में कौन सा लक्षण इसका सही है। ठीक है, इसके पास संधित पैर और कैटिन का कंकाल होता है, नहीं। यह मोलस्का संघ का जीव होता है और इसके पार्ट्स क्या होता है, तो 8 भुजाएं होते हैं। तो ऑक्टोपस तो हमेशा क्या होता है, तो मोलस्का संघ के अंतर्गत ही जीव होते हैं। यह पूरी तरह से कशेरुक जंतु है, नहीं, ये पूरी तरह से अकशेरुक होता है। इसके पास गिल्स नहीं होते, इसके पास गिल्स होते हैं। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, राइट आंसर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सत्य मछली यानी ट्रू फिश का उदाहरण है। तो आपको मछली के बारे में बताए हैं कौन कौन से होते, जेली फिश नहीं होता है, स्टार फिश नहीं होता है, जो नीचा में बताए थे वो डॉग फिश जो होता है, डॉग फिश। डॉग फिश के बारे में बताए हैं, आप वीडियो को अंत तक पूरा देखना तो पता चलेगा कहाँ डॉग फिश आपको बताए थे। पूरा आपका क्वेश्चन बस उसी नोट से पूछा हुआ है। स्तनधारी जीवों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो अभी आपको बताए हैं कि जो भी स्तनधारी होते हैं उसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन, द्विपार्श्व सममिति यानी बाइलेटरल सिमेट्री और त्रिकोणिकी शरीर योजना सबसे पहले किस संघ के जंतु में दिखाई दिया था। तो ये किस में दिखाई दिया था, तो प्लेटी हेलमिन्थेस जो चपटे कृमि होते हैं उसमें दिखाई दिया था। उसके बाद है कटल फिश जीव विज्ञान वर्गीकरण के अनुसार किस फैलम से संबंधित है। तो क्या यह पीसीज मछली से संबंधित है, क्या यह मोलस्का से है, हाँ एनिलिडा से नहीं है, उसके बाद इकाइनोकार्डेटा से भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी चला जाएगा। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये जो नोट्स हम बनाए हैं उस नोट से सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है, पूरा सेम टू सेम। उसके बाद रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में रेशम के तंतु का स्रावन करता है। तो ये एग का नहीं करता है, यह क्या करता है, तो केटर लिपर यानी लार्वा करता है, प्यूपा नहीं, उसके बाद वेस्ट कीट नहीं। इसका राइट आंसर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोल्ड ब्लडेड यानी असमतापी जीव है। तो कौन है असमतापी जीव, तो मेढक है। कौन सा है, मेढक है। उसके बाद केचुआ भी होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो क्या होगा, मेढक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि कीटों के शोषण तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कीटों के शोषण तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्या कीट फेफड़ा सांस लेता है, नहीं। वे अपनी नम त्वचा द्वारा गैसों को विनिमय करता, नहीं। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि उनके शरीर पर क्या होता है, तो रंध्र यानी छिद्र होता है, उसके माध्यम से क्या करता है, तो कीट सांस लेते हैं। हूबहू बहु क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मिल रहा है सीधा नोट से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जंतु केवल फेफड़ा द्वारा शोषण करता है, भली वह पानी में या जमीन पर है। तो मगरमच्छ, जिसको क्रोकोडाइल बोलते हैं, क्रोकोडाइल जिसको कहते हैं, तो क्या करता है, यह जंतु केवल फेफड़ा द्वारा सांस लेता है, भले वह जमीन पर रहे या पानी में रहे। मगरमच्छ इस रेप्टाइल वर्ग के अंतर्गत आते हैं ये। हाइड्रा में प्रजनन का मुख्य क्या विधि होता है। क्या ये विखंडन के द्वारा होता, नहीं, मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो
बडिंग द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, बाइनरी द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जीवों के किस समूह में बाह्य कंकाल और संधित पैर पाए जाते हैं? क्या केचुआ और जोंक में? नहीं। क्या बिच्छू और ऑक्टोपस में? तो बिल्कुल बिच्छू और बिच्छू और ऑक्टोपस में नहीं, बिच्छू और केकड़ा में। बिच्छू और केकड़ा में क्या होता है? तो बाह्य कंकाल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्नेक गति करते समय अपना शरीर को लूप में मोड़ते हैं, इस गति को क्या कहते हैं? क्या रेखीय गति है? क्या सर्प गति है? क्या दोलन गति है? क्या घूर्णन गति है? तो आपको भी पता है क्या है ये? विसर्प गति है। विसर्पण इसमें गति लिखा हुआ है। पक्षियों की हड्डियां उड़ने के लिए किस प्रकार की अनुकूलित होती है? क्या वे बहुत भारी और ठोस होती है? नहीं। जब उड़ने की बात आता है इसका मतलब क्या वो खोखला होती है और वायु कोश युक्त होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मछलियों के शरीर पर उपस्थित चिकने शल्क उन्हें किस प्रकार का सहायता करता है? क्या पानी में तैरने की दिशा बदलने? नहीं, गलत। जल प्रतिरोध को कम करता है। सूक्ष्म जीव से क्या करता है? ये रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जलीय स्तनधारी नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है। क्या यहाँ पर व्हेल हो गया? नहीं। डॉल्फिन नहीं। सील नहीं। शार्क इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो टेडपोल होता है, तो टेडपोल के कायांतरण के लिए जल निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए? इसमें सिलिका नहीं, आयोडीन की मात्रा अत्यधिक होना चाहिए। फास्फोरस नहीं, कैल्शियम नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल एक लिंगी है? केचुआ है, जोंक है, कॉकरोच है और हाइड्रा है। तो एक लिंगी जो है यूनिसेक्सुअल इसमें जीव कौन सा है? तो कॉकरोच जो है ये क्या है? तो एक लिंगी जीव है। अभी अभी कॉकरोच पार्टी भी बना है, तो कॉकरोच अभी फेमस हो रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कॉकरोच में नर और मादा अलग अलग होते हैं, एक लिंगी होते हैं, जबकि केचुआ, जोंक, हाइड्रा द्विलिंगी होते हैं और इसके शरीर में नर और मादा जननांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट, केचुआ अपनी त्वचा से शोषण करता है, इसके लिए उसकी त्वचा कैसा होना चाहिए? क्या शुष्क खुरदुरी होना चाहिए, आर्द्र होना चाहिए, सूखी पतली होना चाहिए और मोटी और कठोर होना चाहिए? तो आर्द्र होना चाहिए, ठीक है ना। मॉइस्ट और स्लिमी होना चाहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको हम क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन करा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बिल्कुल आपके अनुसार चला होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करवाते जाते हैं। जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं मैंने एक एक क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है। तो आप इस क्लास को देखने के बाद आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी पेपर 2 के स्टूडेंट है जो सीटेट पेपर 2 का तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से, तो इस चैनल से जुड़ सके और अपना रिजल्ट को पक्का कर सके और पास हो सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इसका आप फ्री में नोट्स लेना चाहते हैं तो इसका फ्री में नोट्स उपलब्ध है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना पड़ेगा और आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर नोट कर देते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है कि 9905796652।
यानी 99 0 57 96 652। तो आप व्हाट्सअप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप पे आप मैसेज कीजिएगा तो आपको यहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा तुरंत ही। आपको जस्ट ही क्या होगा तो हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।